Hello and welcome back once again in another session of Microeconomics। आज का हमारा सेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो रहेगा वो है कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। देखो, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स से रिलेटेड आपको मैंने कुछ वीडियोस प्रोवाइड की हैं जो आपको इस वीडियो के लिंक्स में भी जरूर उसके लिंक्स जो हैं वो शो होंगे। मतलब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो कि शॉर्ट रन कॉस्ट से रिलेटेड हमने कौन कौन सा टॉपिक किस तरह से कवर किया है। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान और छोटा सा ही टॉपिक है ये हमारा, कि लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो हैं वो किस तरह से दिखते हैं, इन पर कौन सा लॉ प्रोडक्शन का लागू होता है। तो देखते हैं कि क्या है इनमें। In case of long run, all the costs are variable as all the factors of production are variable in nature during long run। देखो, बहुत ही ध्यान से समझो, आपको प्रोडक्शन के चैप्टर्स करवाए गए हैं और उसमें आपको क्या समझाया गया था कि शॉर्ट रन में लेबर एक वेरिएबल फैक्टर रहती है, बाकी के फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लॉन्ग रन में मूव करते हैं तो एक लंबे समय में जिसमें हमारे पास काफी ज्यादा टाइम पीरियड मतलब हमारे पास आ जाता है, तो हम अपने सभी फैक्टर्स में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। इसका मतलब हमारे सारे के सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या बन गए हैं, वेरिएबल बन गए हैं। तो इसीलिए लॉन्ग रन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब मैंने कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट की फर्स्ट वीडियो आपको दी थी तो उसमें मैंने आपको एक सेग्रीगेशन सा बताया था लॉन्ग रन कॉस्ट और शॉर्ट रन वाले में। तो मैंने लॉन्ग रन में आपको यही बताया था उस वक्त भी कि लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट क्या होती हैं, वेरिएबल ही होती हैं। और क्यों होती हैं वो रीजन भी आपको बता दिया। अब देखो बहुत ही ध्यान से आगे, ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब आपको इतना तो पता ही होगा, अब ये भी आपको याद होगा कि शॉर्ट रन में तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि वो घटते बढ़ते अनुपात वाला नियम लागू होता है। लेकिन जब लॉन्ग रन होता है तो पैमाने के प्रतिफल लागू होते हैं, यानी कि रिटर्न्स टू स्केल लागू होता है। ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोडक्शन लॉ है। इस केस में क्या था जो हमने पढ़ा था रिटर्न्स टू स्केल में, कि पहले इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स। किस वजह से होते थे? क्योंकि पहले हमें इकोनॉमीज मिलती हैं, फिर वो कांस्टेंट वाला कंसेप्ट था जिसमें इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, और फिर उसके बाद डिस इकोनॉमीज वाला कंसेप्ट था। ठीक है ना, वो किफायतें, पैमाने की किफायतें बचते या पैमाने की हानियों वाला कंसेप्ट। तो इसी वजह से जो शेप है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व की, वो सेम उसी तरह से ही है जैसे हमने शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट कर्व देखी थी। उसमें कुछ इस तरह से बना हुआ था हमारा कॉस्ट कर्व, बिल्कुल उसी तरीके से ही यहाँ पर भी। क्योंकि देखो टोटल कॉस्ट में एक ही तरह की कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट ही है, तो इसलिए टोटल कॉस्ट कर्व हमारा जैसे शॉर्ट रन का था बिल्कुल उसी तरीके से ही है। लेकिन एक हल्का सा चेंज है, हमारी टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन के केस में 0 से शुरू नहीं होती थी, क्योंकि हम कहते थे कि एक फिक्स्ड कॉस्ट चाहे हम कुछ नहीं भी प्रोड्यूस कर रहे तब भी हमें सहनी पड़ती थी। लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑल दी कॉस्ट्स आर वेरिएबल, लेकिन लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट्स ही वेरिएबल हो जाती हैं, और जो वेरिएबल कॉस्ट्स होती हैं वो एज पर प्रोडक्शन या एज पर आउटपुट चेंज होती हैं। तो देयरफॉर इसलिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो जब हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन देयर इज नो कॉस्ट टू बी बॉर्न। तो इसलिए लॉन्ग रन के केस में ये 0 से शुरू होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ये फॉर दी सेक ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ लिखा गया है हिंदी में ये एक्सप्लेनेशन, ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी अभी आपको सब बोलकर समझाया है। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में हमारी जो मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं वो किस तरह के दिखते हैं। देखो, लॉन्ग रन एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स यानी कि दीर्घ काल में औसत वक्र, औसत लागत वक्र
और दीर्घकाल की जो सीमांत लागत वक्र है वो किस प्रकार से दिखता है। देखो मैंने यही लिखा हुआ है कि बोथ आर यू शेप्ड। हमने शॉर्ट रन में भी तो यही पढ़ा है ना, एवरेज कॉस्ट से रिलेटेड तो हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि एवरेज कॉस्ट कर्व यू आकार की क्यों होती है। तो इसलिए दोनों के दोनों लॉन्ग रन में भी यू शेप के ही होते हैं और बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है जो हम शॉर्ट रन में पढ़कर आए हैं कि एमसी कर्व एसी कर्व को फ्रॉम दी बिलो एंड एट इट्स लोएस्ट पॉइंट कट करता है। जब हमें सबसे पहले, अब देखो क्योंकि इसमें रिटर्न्स टू स्केल लागू हो रहा है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जब हमें पहले इकोनॉमीज एंजॉय हो रही होती हैं, मतलब हमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहा होता है, तो उस वक्त हमारी मार्जिनल एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही होती है और मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो रही होती है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट के कम होने का रेट वो वही है रिलेशनशिप जो हम शॉर्ट रन में पढ़कर आए हैं कि वो रेट ज्यादा होता है तो इसलिए ये नीचे है। जब डिसइकोनॉमीज मिलने लग जाती हैं तब क्या होता है, तब हमारी जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो राइज होना शुरू हो जाती है। तो हमारी एमसी कर्व भी राइज करती है, लेकिन राइज करने का भी इसका रेट एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट कर्व ज्यादा होता है, तो इसलिए ये इसके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने लास्ट या कॉस्ट से रिलेटेड वीडियोस जरूर पहले वाली भी चेक की हैं तो आपको ये कंसेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अब ध्यान से देखो, क्या आपको शॉर्ट रन में जो आपने डायग्राम पढ़ी थी, देखी थी, और जो अब आप देख रहे हो लॉन्ग रन की, आपको हल्का सा तो थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा ना कि वो मैंने थोड़ी सी ज्यादा यू शेप की बनाई थी और ये थोड़ी सी चौड़ी सी बनाई है ना। तो ये फ्लैटर सी है ना, ज्यादा सी। तो देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स एंड शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। क्यों है? देखो पहला डिफरेंस तो ये है कि लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ज्यादा फ्लैटर होते हैं, मतलब ज्यादा चपटे होते हैं। लेकिन जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स होती हैं वो कम फ्लैटर होती हैं। क्यों होती हैं? लॉन्ग रन इसलिए फ्लैटर होती हैं क्योंकि इसमें सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। वही रीजन है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है मीनिंग में, वही सेम रीजंस हैं। लेकिन शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं तो इसलिए ये कम फ्लैटर होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कि लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल प्रिवेल करता है और रिटर्न्स टू फैक्टर जो है यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट रन के केस में प्रिवेल करता है, जिसकी वजह से एसी और एमसी कर्व यू शेप की होती हैं। ठीक है, उसमें भी यू शेप की होती हैं लेकिन उसमें रिटर्न्स टू स्केल लागू हो रहा है। लेकिन शॉर्ट रन में कौन सा रिटर्न लागू हो रहा है? रिटर्न टू फैक्टर यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लागू हो रहा है। अब देखो, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बचता है इस चैप्टर का, वो है कॉस्ट और टाइम एलिमेंट। देखो हम एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक प्रोड्यूसर जो है वो जितनी भी कॉस्ट इनकर करता है वो अपनी उस कॉस्ट को कवर करना चाहेगा। एक प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है ना। वो प्रॉफिट कब कमाएगा? जब वो अपनी कॉस्ट कवर कर पा रहा है। लेकिन वो कितनी कॉस्ट कवर कर पा रहा है, या एक यूं कहेंगे कि रियलाइज कर पा रहा है, रिकवर कर पा रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइम पीरियड में प्रिवेल कर रहा है या कौन सी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस कर रहा है। सिंपल सी बात, मतलब टाइम बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि एक बिजनेसमैन जो है वो अपनी, एक प्रोड्यूसर जो है वो अपनी कौन सी कॉस्ट कवर करना चाहता है। देखो जब मार्केट में डिसीजन लेना है आपने, लेकिन टाइम आपके पास बहुत ही कम है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड है, अति अल्पकाल है, तो उस केस में इसे कई बार मार्केट पीरियड भी कहा जाता होता है। तो जब वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड हो तो उस केस में
एक प्रोड्यूसर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है या नहीं, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो रही है या नहीं। वो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में जो भी मार्केट प्राइस उसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर कर मिलता है वो उसे चुप कर कर एक्सेप्ट कर लेता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड को हम अल्पकाल कहते हैं। अब इस अल्पकाल में क्या होता है, देखो अल्पकाल में हमने क्या पढ़ा है, अल्पकाल में हमने पढ़ा है कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। हम कोई प्रोडक्शन ना भी करें तो भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट तो सहनी ही पड़ेगी। इसका मतलब वो तो एक तरीके का मिनिमम लॉस है जो आपको सहना ही पड़ेगा। तो क्या है जो आप सोचोगे कि शॉर्ट रन में एटलीस्ट मुझे ये तो कवर हो ही जाए। शॉर्ट रन में आप अपने प्रोडक्ट को, अगर आप एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आप ये चाहोगे कि जो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है ना, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम मुझे वो तो कवर होनी ही चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड तो मैं अगर ना भी प्रोडक्शन करूं तब भी मुझे सहनी ही पड़ेगी। तो वो तो मेरा मिनिमम लॉस है ही है। तो क्या है जो मुझे कवर करना है, जो मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो कवर होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं दीर्घकाल की, तो देखो दीर्घकाल में क्या होगा, यानी कि लॉन्ग रन में क्या होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट्स वेरिएबल हो जाती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल का डिफरेंस खत्म हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट्स को कवर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा ये कंसेप्ट, क्योंकि इस बार टोटल में सारी वेरिएबल है, तो इसलिए पूरी की पूरी कॉस्ट कवर होनी चाहिए, रिकवर होनी चाहिए। अब देखो अगर ऐसा नहीं होता है तो एक प्रोड्यूसर अपनी फैक्ट्री को या अपने प्रोडक्शन के काम को बंद करने का डिसीजन ले सकता है। तो मुझे उम्मीद है जितना आपको अभी तक फिलहाल के बारे में बताया गया है, ये कॉस्ट का कंसेप्ट जो है वो आपको जरूर क्लियर होगा। एक वीडियो मैं इसकी और कवर करूंगी जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे जो फिर से बहुत ही आसान रहेंगे, क्योंकि अगर आपको एवरेज, मार्जिनल वो कंसेप्ट्स अगर पता हैं तो बहुत ही आसानी से वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो एक छोटी सी वीडियो और इसकी एक और डिस्कस करेंगे फर्दर। अभी हाल फिलहाल के लिए आज का सेशन मेरा यहीं पर कंप्लीट होता है। डू सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू कमेंट्स ऑल्सो एंड हैव अ नाइस डे।